हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल, हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर। नाम है थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हम इवोल्यूशन की बात करते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि इवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ कैसे इवॉल्व की, हमारा यूनिवर्स कैसे इवॉल्व किया। फिर हमने बातें की कि सर लाइफ फॉर्म तो बनी है, पहली लाइफ कैसे बनी है, उसकी तमाम थियरीज देखी और हमने देखा कि इसके कुछ प्रूफ्स भी, हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिलते हैं। फिर हमने देखा कि एवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस भी देख लेते हैं। कुछ सबूतों के आधार पे हमने बोला कि ये एवोल्यूशन तो हुआ है। फिर बात आती है कि एवोल्यूशन हुआ है, हम लोग इसके सबूत देख चुके हैं, लेकिन जो चीजें इवॉल्व कर रही है उसके बेसिस किस वजह से इवॉल्व कर रही हैं, इन एवोल्यूशन का कारण क्या है, एवोल्यूशन कैसे होता है, इसके लिए कुछ थियरीज दी गई। आज इन्हीं थियरीज की हम बात करने वाले हैं। सर, थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सर, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का क्या मतलब है? बच्चों, इवॉल्व तो अर्थ भी कर रही है। अर्थ का टेम्परेचर पहले रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, अर्थ अब ऐसी है, आगे आने वाले समय में अर्थ के अंदर भी चेंजेस होंगे। यूनिवर्स भी हमारा इवॉल्व कर रहा है, सन भी इवॉल्व कर रहा है, सारे प्लैनेट्स इवॉल्व कर रहे हैं। इवोल्यूशन तो हर चीज का हो रहा है बेटा। लेकिन हम अगर ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की बात करें तो हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलेंगे। इन्हीं ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे इवॉल्व की है, किन कारणों की वजह से इवॉल्व किया है, उसको बड़े सारे साइंटिस्ट ने कुछ अपने तर्क रखे और उसके बेसिस पर बताया कि ये थियरीज है, इनके बेसिस पर उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंसान आए लमार्क साहब। लमार्क ने बोला कि इवोल्यूशन हुआ है। इन्होंने अपनी एक थियरी दी। कौन सी? थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, इसकी थियरी दी बेटा। फिर दूसरे आए डार्विन साहब। डार्विन ने जो थ्योरी दी, जबरदस्त थ्योरी थी। देखो, आज हम लमार्क की थ्योरी को पढ़ेंगे, उसको डिसअप्रूव भी करेंगे कि यार ये थ्योरी बहुत अच्छी है नहीं। डार्विन साहब ने जो बातें बोली हैं उसमें ज्यादा दम है, वो ज्यादा बेहतर बातें हैं। उन्होंने जो थ्योरी दी वो दी बेटा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी और तबाही मचा दी। इतनी जबरदस्त थ्योरी दी इन्होंने कि उसके दुनिया भर के साइंटिस्ट की, नेचुरलिस्ट की नजरें डार्विन के ऊपर थी कि डार्विन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त थ्योरी दे चुके थे। फिर तीसरे आए ह्यूगो डिवरिस। इन्होंने अपनी थ्योरी दी एवोल्यूशन के ऊपर और इन्होंने थ्योरी दी म्यूटेशन थ्योरी। हमें इनकी बात में भी दम लगा। हमने कहा कि देखो, लमार्क साहब तो बहुत अच्छी बातें नहीं बोलकर गए हैं, हम आज की डेट में इतना नहीं मानते हैं, लेकिन डार्विन ने बहुत अच्छी बातें बोली है, लेकिन बड़ी सारी कमियां हैं। इन्होंने भी जो बात बोली है, बात तो सही कही है। तो इसके बाद एक थियरी आई बेटा, आज की डेट की जो थियरी है वो है मॉडर्न थियरी। इस मॉडर्न थियरी के अंदर हमने आज की चीजों को, जेनेटिक्स को, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को, इसको, डार्विन साहब को, ह्यूगो डिवरिस को, सबको लगा दिया। सबको लगाकर एक जबरदस्त थियरी बनाई जिसको आज हम मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी बोलते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस थियरी का जो बेस रखा गया वो डार्विन साहब ही रखा गया, डार्विनिज्म रखा गया। तो नया डार्विनिज्म आ चुका था, उसके अंदर बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो इस थियरी को हमने बोला कि ये नियो डार्विनिज्म है। हम बेस इस थियरी का डार्विन ही रखेंगे। डार्विन ने बहुत अच्छी बातें बोली है, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। उसके अंदर ह्यूगो डिवरिस साहब की म्यूटेशन थ्योरी को भी ऐड करूंगा। उसके अंदर कुछ और साइंटिस्ट है, सीवल राइट, उनकी भी चीजों को इसके अंदर रख दूंगा। स्टेबेंस एक और साइंटिस्ट है, उनकी भी चीजों को रख दूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले लमार्क पढ़ा, बहुत अच्छी थ्योरी लगी नहीं। डार्विन साहब की थ्योरी में मजा आ गया। फिर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने छोटी छोटी चीजें बोली। हमने कहा कि यार ये सारी चीजें कहीं हद तक ठीक है, डार्विन को बेस बना दो, उन सारी चीजों को इंक्लूड कर दो, एक जबरदस्त थियरी बना दो जिसको आज हम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे और उसी को नाम दे दो नियो डार्विनिज्म। यही हम थियरीज की बात करने वाले। तो अब आपको पता होगा, आज के इस वाले लेक्चर में हम इन थियरीज की बातें करेंगे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल इसकी बात करेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ध्यान से समझिए, लमार्किज्म की बातें हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहली थियरी थी, फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी।
गलती सही, एटलीस्ट थियरी तो दी, एटलीस्ट इसकी शुरुआत तो की बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी फिलोसॉफी जूलॉजी 1809 में, 1809 के अंदर इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसके बारे में इन सारी बातों को जिक्र किया था, जो थ्योरी थी उसमें बताई थी। और इसी साल डार्विन का बर्थ हुआ था, डार्विन जन्म लिए थे इसी साल। तो सोचो डार्विन जब जन्म लिए तभी अपनी थियरी लिख रहे थे बेटा। क्लियर है बात? इसके बाद इन्होंने थियरी क्या दी हम देख चुके हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट करते हैं। बात को तरीके से समझते हैं, इन्होंने अपनी थियरी में बोला क्या बच्चों, इन्होंने बोला कि कुछ इंटरनल वाइटल फोर्सेस होते हैं, कुछ इंटरनल वाइटल फोर्सेस होते हैं, और इन्होंने बोला कि उन पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। जब कोई जरूरत पड़ती है, कोई डिजायर होती है, तो उसकी अकॉर्डिंग हमारे नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। अगर हमें, इसके एग्जाम्पल देके बात करूंगा, अगर हमें आज किसी चीज की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। लोगों ने पूछा नए स्ट्रक्चर्स कैसे डेवलप होंगे, उन्होंने कहा हमारे अंदर इंटरनल वाइटल फोर्सेस हैं, यही फोर्सेस की वजह से नए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगते हैं। फिर इन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो ऑर्गन ज्यादा यूज होंगे वो बेटा वेल डेवलप हो जाएंगे, जो ऑर्गन ज्यादा यूज होंगे वो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, और जिन ऑर्गन का कम यूज होगा, डिसयूज लिखा है, मिस यूज नहीं, मिस यूज होता है गलत यूज, डिसयूज होता है कि यूज नहीं हो रहा है, तो जो ऑर्गन का डिसयूज होगा वो ऑर्गन वेस्टिजियल बन जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, और आगे चल के ये स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी में जो यूजफुल हैं, जो हम ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, वो तो और बेहतर बन जाएंगे, और जो स्ट्रक्चर हम यूज, जो ऑर्गन हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके वेस्टिजियल बनेंगे और एक दिन आके खत्म हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, इन्होंने बोला कि जब कोई जरूरत पड़ती है, जब एनवायरनमेंट बदलता है, बदलते एनवायरनमेंट को देख के नीड्स बदलती है, उन नीड्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म अपने अंदर नई डिजायर, नई इच्छाएं डेवलप करता है कि मेरे अंदर ये ऑर्गन आ जाए, और वो फोर्सेस, वो इंटरनल वाइटल फोर्सेस उसको मदद करती है कि वो सारे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर डेवलप हो जाए, और जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता जाएगा वो ज्यादा बेहतर डेवलप होता जाएगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ने उसको, उस स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे करके वेस्टिजियल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर दिया इन्होंने क्या, न्यू कैरेक्टर डेवलप एक्वायर हो गया बेटा। जरूरत पड़ी, एनवायरनमेंट बदला, अपने अंदर इच्छाएं उत्पन्न की, और उसकी वजह से इंटरनल वाइटल फोर्सेस की वजह से वो ऑर्गन, वो पार्ट डेवलप हो गया, और धीरे धीरे करके वो डेवलप होता रहा, यानी कि एक नया कैरेक्टर आ गया, है ना। वो जैसे ही जो नया कैरेक्टर मेरे अंदर आया, मान लो मेरे को जरूरत पड़ी किसी चीज की, मान लो मेरे को उड़ने की जरूरत पड़ी, मेरे पंख निकल आए, तो मेरी डिजायर थी मेरे पंख निकल आए, इसकी वजह से, है ना, मैं उन पंख को यूज करता रहा, और मेरे पंख के धीरे धीरे करके वेल डेवलप होते गए, तो मेरे अंदर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया ना। अब इन्होंने कहा कि मेरा जो नया कैरेक्टर डेवलप हुआ है मेरी अगली जनरेशन में भी जाएगा, जो मैंने एक्वायर किया है वो अगली जनरेशन में भी जाएगा, और इन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आप बोलोगे कि सर एक्वायर्ड कैरेक्टर तो इनहेरिट हो ही नहीं सकते, अगर मैं बॉडी बना लूंगा तो मेरा बच्चा थोड़ी बॉडी बिल्डर पैदा होगा। तो भाई इनको जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी। जेनेटिक्स की नॉलेज कब आई है? आप पढ़ चुके हो जेनेटिक्स, आप पढ़े लिखे हो, जेनेटिक्स पढ़कर आए हो, आपको पता है कि जेनेटिक्स की नॉलेज हमें कब मिली है। जेनेटिक्स की नॉलेज हमें लगभग 1900 के अराउंड मिली है, जब ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कॉरेंस और वॉन शेरमार्क, इन 3 साइंटिस्ट ने आकर ही क्या दिया था बेटा, मेंडल को रीडिस्कवर किया था और जन्म दिया था जेनेटिक्स को। 1900 की बातें हैं, ये बात कर रहे हैं लगभग उससे 91 ईयर्स पहले। तब तो जेनेटिक्स की नॉलेज इनको नहीं थी। देखो मैं लिख देता हूं कि इनको जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जेनेटिक्स उस टाइम तक जन्म ही नहीं ली थी। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। और ऐसे जैसे मतलब मेरे अंदर पंख आ गए, वो कैरेक्टर मेरी अगली जनरेशन में चला गया, फिर ऐसे ही एक कैरेक्टर की बात की, ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर आते जाएंगे और ये कैरेक्टर एक्यूमुलेट होते जाएंगे,
कैरेक्टर ओवर जनरेशंस, नई जनरेशन में फिर वो कैरेक्टर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते जाएंगे और इसी से एक नई स्पीशी का जन्म होगा। ये ऐसे ही नई स्पीशीज बनती है। इन्होंने बोला कि इवोल्यूशन में बताओ नई स्पीशीज कैसे बनेगी, उन्होंने कहा कि ये कारण है, इसकी वजह से नहीं बनेगी। अब ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूं मैं। पहला मेरा एग्जाम्पल है बच्चों नेक लेंथ इन जिराफ। इन्होंने क्या बोला कि भाई जिराफ थे पहले ना, जिराफ छोटे हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक बात कही, पहले जिराफ छोटे छोटे हुआ करते थे, घास खाया करते थे नीचे से। जैसे जैसे देखा क्या कि जिराफ का नंबर बढ़ने लगा, घास खत्म होने लगी, और जैसे जैसे घास खत्म होने लगी तो वो क्या करने लगे, अब ऊपर के पेड़ की पत्तियां खाने लगे। अब पेड़ की जब पत्ती खाने लगेगा तो भाई ये जिराफ जो था, है ना, ये जो जिराफ जो था, अब मैं इस स्ट्रक्चर को तो नहीं बना पाऊंगा, आप ऐसे समझो कि जिराफ जो था उसकी नेक जो थी वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक थी इसकी। ठीक है, इसने क्या किया, इनकी थियरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इच्छा डेवलप की कि भाई मेरी गर्दन लंबी हो जाए ताकि मैं ऊपर के पेड़ पत्ते खा पाऊं। तो धीरे 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 करके वो इंटरनल वाइटल फोर्सेस एक्ट किया और इनकी धीरे धीरे करके या 12 सेंटीमीटर हाइट हो गई, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक हो गई। ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में चला गया, ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में चला गया। अब अगली जनरेशन में 12 सेंटीमीटर की हो रही है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब नेक्स्ट जनरेशन फिर और उचकने लगी, फिर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक हो गई। फिर नेक्स्ट जनरेशन और उचकने लगी, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक हो गई। ऐसे करते करते उनकी नेक लंबी होती गई और आगे के पांव जो थे, आगे के जो पैर थे वो भी लंबे होते गए, ताकि आगे के पांव लंबे होंगे, गर्दन लंबी होगी तो वो आराम से उसको खा पाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्वायरमेंट बदला, बदलते इन्वायरमेंट के साथ वो स्ट्रक्चर डेवलप कर लिए गए और वो स्ट्रक्चर अगली जनरेशन में चले गए। आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत बात है, जो हम कैरेक्टर एक्वायर करेंगे, जेनेटिक्स पढ़कर आए हम लोग, ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये बात यहां पर गलत हो गई थी। अब दूसरी बात इन्होंने बोली, एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, वेब्ड टो वाला, वेब्ड टो इन एक्वेटिक बर्ड्स। इन्होंने बोला कि ये जो एक्वेटिक बर्ड्स थी ये पानी में जब जाती थी तो पानी में तैर नहीं पाती थी, क्योंकि इनके पैर जो थे वो ऐसे थे, ऐसे होते ना, इनके बीच में धीरे धीरे कि ये पानी के सरफेस पे तैरने लगे। इन्होंने क्या किया, इच्छा डेवलप की अपनी, और इच्छा डेवलप की तो जो इनके पैर थे, इनके पैर के बीच में धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर डेवलप होने लग गए। ठीक है, और स्ट्रक्चर डेवलप होने लग गए तो इनके बीच में ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होने लग गए, तो इनके कैसे टो हो गए, ये वेब्ड टो हो गए। सर ये वेब कहां से निकल गया, भाई इसके अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स था। पहली बात इच्छा डेवलप की, दूसरा इंटरनल वाइटल फोर्स ने एक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में चला गया, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, और ऐसे करते करते उनके अंदर वेब डेवलप हो गया टो में। थर्ड एक और बोला इन्होंने, स्नेक्स के अंदर बात की कि इस स्नेक्स के अंदर जो लिम्स थे वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये लिम्स इन्होंने लॉस कर दिए, लूज कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, उन्होंने कहा कि पहले ना सांपों के पैर होते थे और जैसे ही वो झाड़ी में से निकल कर जाते थे, बुशेस में से निकलते थे, तो उनके पैर फंस जाते थे और जिसकी वजह से उनका प्रेडेटर आके उनको खा जाता था। ठीक है, नेवला आके खा जाता था। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ड्यूरिंग द, अब वो ऑर्गन को वो यूज नहीं कर रहे थे तो धीरे धीरे करके वो वेस्टिजियल हुआ और खत्म हो गए। वो ऑर्गन को वो यूज नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से वो खत्म हो गए, और वो धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगे, स्ट्रक्चर्स खत्म होने लगे, और वो जाके आराम से उनके पैर खत्म हो गए और वो जाके सीधा जल्दी जल्दी भागकर बिल में घुस जाते थे। तो इन्होंने ये सारी बातें बोली, क्या ये सारी बातें आपको सही लगती हैं? बेटा सही गलत की बात मैं डार्विनिज्म के बाद करूंगा, बट आज मेरे को ये बातें कई हद तक गलत इसलिए लगती है कि पहली बात मैं बोलता हूं आप लोगों से, तो इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने क्या बोला वो सारी बातें कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो मैंने इच्छा डेवलप की तो मेरे नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता, इंसान हमेशा से उड़ना चाहता है, तो पंख क्यों नहीं डेवलप हो गए, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनल वाइटल फोर्सेस, कौन सी इंटरनल वाइटल फोर्सेस है, से इंटरनल आ गए। ये इंटरनल कौन सी इंटरनल वाइटल फोर्सेस है, आप मेरे को एक्सप्लेन कर दो ये इंटरनल वाइटल फोर्सेस कहां से आ रही है। ही कुडंट एक्सप्लेन कि कौन सी इंटरनल वाइटल फोर्स कहां से आ रही है।
इन्होंने बस बोल दिया कि थी कोई फोर्स। दूसरी बात, हम इच्छा डेवलप करेंगे और हमारे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। मान लो डेवलप हो भी गए तो अगली जनरेशन में कैसे चला जाएगा? मान लो मैंने बॉडी बना ली तो अगली जनरेशन में कैसे चली जाएगी? फिर उन्होंने बोला कि यूज करते रहेंगे अगर कोई तो वो वेल डेवलप हो जाएगा। लोगों ने कहा कि भाई हार्ट तो पूरी जिंदगी धड़कता है, तो हार्ट का साइज तो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाना चाहिए था। भाई पूरी जिंदगी धड़कता है तो अब बच्चे तो, अब स्टूडेंट्स आप लोग, आप तो पढ़ते रहते हैं, अपनी आंखों का बहुत यूज करते हैं, तो आपकी स्टूडेंट की आंखें कंपैरेटिव ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई जैसे जैसे स्ट्रक्चर होगा उसी जनरेशन में वो डेवलप हो जाएगा। उसी जनरेशन में जैसे नेक की हाइट बढ़ रही थी, नेक की लेंथ बढ़ रही थी, किसमें? जिराफ में, ऐसी उनकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं होता। कुछ हद तक सही है ये बात, कुछ हद तक सही है ये बात। किसमें? भाई आप अगर जिम जाओगे तो मसल के ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग करोगे, ज्यादा वर्क होगा तो मसल डेवलप हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात गलत हो जाती है कि भाई एक्वायर तो कर लिया आपने कैरेक्टर, इनहेरिट थोड़ी हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। बच्चा बॉडी बिल्डर थोड़ी पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा जी इसकी, जहां पर आप फंसते हैं, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। आप समझते हैं कि ये बात सही बोली है कि भाई अगर मैं कोई ऑर्गन है, अगर मेरे काम का नहीं है तो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा और वो वेस्टिजियल बन जाएगा, और वेस्टिजियल बनने के बाद आगे चलने के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो बच्चों बात ऐसी है ही नहीं। इसको मैं बेहतर एक्सप्लेन करूंगा डार्विनिज्म में, इस चीज को मैं बेटर एक्सप्लेन करूंगा डार्विनिज्म में, ठीक है? तो हमने ये सारी बातें की। अब हम बात करते हैं कि लमार्क साहब आए, लमार्क साहब को क्रिटिसाइज किया बड़े सारे लोगों ने। मैंने आपको सामने बोला कि लोगों ने कहा कि इंसान हमेशा से उड़ना चाहता है, क्यों नहीं उड़ गया? क्योंकि उसके पंख नहीं आ गए। इंटरनल वाइटल फोर्सेस कहां से आई है वो बता दो हमें। जो ऑर्गन बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा तो हार्ट का साइज बड़ा क्यों नहीं हो जाता? तो ऐसे बड़े सारी चीजें आई, और बड़ी सारी चीजें आने के बाद लोगों ने इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया। ऑगस्ट वीजमान आए, सब लोग बोल बोल के क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑगस्ट वीजमान पहले आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्रिटिसाइज किया उनको। इन्होंने कहा कि भाई मैंने एक रैट लिया और उस रैट की मैंने टेल को कट कर दिया। अब ये टेल कट ही कर दिया तो यूज तो होगी नहीं, इसका यूज क्या है? जीरो। यूज तो होगी नहीं, जब है ही नहीं तो कैसे यूज होगी? नेक्स्ट जनरेशन आई, उसकी भी मैंने टेल को क्या किया? टेल को कट कर दिया। टेल को कट कर दिया तो यूज तो होगी ही नहीं। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर मैंने क्या किया? उसकी टेल को कट कर दिया, और कट कर दिया तो यूज तो होगी ही नहीं। ऐसे करते 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 मैंने 22 जनरेशंस तक टेल को कट किया। 22 जनरेशंस तक टेल को कट किया। 22 जनरेशंस तक टेल को कट करने के बाद बच्चों उन्होंने कहा कि भाई अब टेल का साइज आपके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जब टेल काम ही नहीं कर रही है, 22 जनरेशन तक काम नहीं कर रही है, 22 जनरेशन तक किसी यूज में ही नहीं आई, आपके अकॉर्डिंग तो स्ट्रक्चर वेस्टिजियल होना चाहिए था, रिड्यूस हो जाना चाहिए था। बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा कि टेल का 1 सेंटीमीटर भी लेंथ कम नहीं हुई है। आप बोल रहे थे कि भाई हाइट बढ़ जाएगी, नेक बढ़ जाएगा, नेक का लेंथ बढ़ जाएगा उसी जनरेशन में, तो ऐसा तो हुआ नहीं। इसकी तो 22 जनरेशन तक किया और उसके अंदर जो टेल की लेंथ है उसके अंदर चिन्ना सा भी चेंज नहीं आया। टेल की लेंथ क्या थी? टेल की लेंथ क्या थी? एकदम सेम थी, बिल्कुल मेंटेन्ड थी। भाई जो कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है, आज तो आप जेनेटिक्स लगाओगे 1 मिनट में कर दोगे सही कि भाई वो अगर वो काट भी रहा है टेल तो उसके जीन्स में थोड़ी फर्क पड़ रहा है, उसके स्पर्म और ओवम जो भी है वो सब तो वैसे ही रहेंगे, उनके अंदर तो जीन्स वैसे ही रहेंगे, फिर वही टेल आ जाएगी। आज तो आप सही कर सकते हो, उस टाइम जेनेटिक्स नहीं थी ना बेटा, तो इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जाता था। अच्छा, दूसरा इनको क्रिटिसाइज किया सबसे ज्यादा हमारी इंडियंस जो विमेन्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारा ये कल्चर 5000 साल से चल रहा है कि भाई ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग चलती आ रही है, ठीक है? ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग चलती आ रही है। तो भाई अगर ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग 5000 साल से चलती आ रही है तो अब जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उनके अंदर तो उनके कान पहले से पियर्स्ड होने चाहिए थे, उनकी नोज तो पहले से पियर्स्ड होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। आपके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये तो स्ट्रक्चर, ये कैरेक्टर तो डेवलप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? थर्ड, बहुत ही सालों से ये भी चल रहा है, जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं मुस्लिम्स में, है ना,
तो उनमें क्या होता है बेटा, जो पेनिस होता है उसका सर्कमसिजन करा देते हैं। अब पेनिस का सर्कमसिजन तो बहुत ही जनरेशन से चल रहा है, तो भाई अब वापस से फिर वही स्किन आ जाती है, फोर स्किन आ जाती है। भाई स्किन, फोर स्किन को रिमूव करना, पेनिस की फोर स्किन को रिमूव कर देना ही क्या कहलाता है, सर्कमसिजन। अब ये तो बहुत सालों से चल रहा है, कई हजारों सालों से चल रहा है। अब क्या होने चाहिए थे, जितने भी मेल पैदा हो रहे हैं उनका सर्कमसाइज्ड पेनिस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता भाई। तो इसका मतलब था कि इन्होंने जितनी बातें की लमार्क साहब ने, बड़ी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। क्लियर है? तो यार आपने ये देख लिया कि यार बात तो सही नहीं की है लमार्क ने। तो सर एक चीज बताओ, फिर हुआ कैसे ये सब? तो इवोल्यूशन को अब आप बेहतर समझ पाओगे, अब आपको समझ में आएगा कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। डार्विन की बातें सुनते हैं। डार्विन साहब ने क्या बोला? तो भाई ये चार्ल्स डार्विन, मैंने आपको बताया था कि जिसमें वो अपनी बुक फिलोसॉफिक जूलॉजी लिख रहे थे, उस ईयर में तो ये पैदा हुए और चल बसे इसमें। ठीक है, इस टाइम वो चल बसे। अब ध्यान से समझना। फिर बेटा जी इंग्लैंड के प्लाईमाउथ रीजन से क्या होते थे, शिप निकलते थे, बड़े बड़े शिप निकलते थे। उस टाइम पे जो शिप निकलते थे तो वो शिप बहुत दूर दूर वॉयज पे जाते थे, 2-2 साल के, और बहुत सारे मिनरल्स लेकर आते थे अपनी कंट्री के लिए। तो इंग्लैंड गवर्नमेंट शिप निकालती थी और वो शिप 2-2 साल 3-3 साल घूमकर आता था और वहां से बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, मेटल्स वगैरह लेकर आता था, ताकि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को मेंटेन कर सके, इंक्रीज कर सके। तो जब इस शिप को भेजा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हम जियोलॉजिस्ट वगैरह को लेकर जाते हैं और मिनरल्स लेकर आते हैं, एक काम करते हैं इस साल एक नेचुरलिस्ट को भी ले चलते हैं। तो नेचुरलिस्ट को लेकर गए, वो थे डार्विन। तो जिस शिप में ये गए उस शिप का नाम था HMS बीगल। एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। इस HMS की फुल फॉर्म नहीं जाननी है वैसे आप लोगों को, हिज मैजेस्टी शिप है इसका नाम। तो HMS बीगल नाम के शिप में गए ये एक वॉयज पर। एक्चुअली वो वॉयज 5 साल का था तो 2 साल का, धीरे धीरे करते करते 5 साल का हो गया था। ये गए थे 1831 में और ये 1836 में वापस आए। 5 साल, 5 इयर्स का वॉयज करके आए, नेचर को स्टडी करके आए। क्यों थे? तो नेचुरलिस्ट। कौन थे ये? नेचुरलिस्ट थे। तो इन्होंने नेचर को तरीके से स्टडी किया, ठीक है। और इन्होंने फिर एक बुक लिखी, नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की स्पीशीज कैसे बनी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस थियरी के अंदर। अब ये 5 साल घूमे, नेचर को खूब स्टडी किया, बहुत सारी चीजों को लिखा, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। एक चीज तो हम पढ़ भी चुके हैं, डार्विन फिंचेस। ये सबको ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बड़ी सारे तर्क रखे, बड़ी सारी थियरीज रखी अपने। और इन्होंने एक थियरी रखी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो इनकी बड़ी पॉपुलर थियरी हुई, जिसके लिए बहुत ज्यादा जाने गए। ये थियरी इन्होंने रख दी, ठीक है। तो इन्होंने ये थियरी रखी और अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की बुक में छाप दी। और जब ये छपी तो बहुत बड़ा नाम हुआ डार्विन का। इतनी जबरदस्त थियरी रखी थी इन्होंने। क्या थियरी है उसकी हम बातें अभी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको समझ में आता है। तो डार्विन जो थे, डार्विन ने क्या क्या दिया? डार्विन ने 2 चीजें दी। एनसीईआरटी लिखती है कि ब्रांचिंग डिसेंट्स दिया। 2 की कॉन्सेप्ट थे इसके, 2 की कॉन्सेप्ट से, डार्विन साहब के 2 की कॉन्सेप्ट से। क्या? पहला तो ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो हम डिटेल पढ़ेंगे ही बेटा। ये ब्रांचिंग डिसेंट क्या है इसको एक बार और देख लेते हैं। ब्रांचिंग डिसेंट है कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी। ये ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट वाला, ये ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट वाला, ये इसके, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई। तो ये क्या होता जा रहा है? ये ब्रांच बनती जा रही है, जैसे जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे जाते जा रहे हैं, ब्रांच बनती जा रही है। इन्होंने इसी को ब्रांचिंग डिसेंट्स बोला, ब्रांचिंग डिसेंट्स बोला। क्लियर है बात? और इन्होंने एक थियरी दी, नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली इनकी थियरीज क्या क्या थी वो भी एक बार देख लो। क्या क्या थियरीज दी इन्होंने? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दूसरी थियरी इन्होंने दी थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन।
तीसरी इन्होंने थियरी दी, थियरी ऑफ पैनजेनेसिस। बात को, सारी चीजों को समझते हैं। तो भाई मैंने क्या बोला, डार्विन साहब 22 साल का लड़का, भाई देखो 1809 में पैदा हुए, 1831 में निकल गए वॉच के लिए। 22 साल का ये यंग डायनेमिक लड़का निकला, नेचुरलिस्ट निकला अपने 5 साल के वॉयज पर। 5 साल में बड़ी तरीके से उन्होंने बहुत कुछ स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ये वापस आए, और वापस आने के कई साल लगा दिए अपनी स्टडीज में, और उसके बाद एक थियरी लिखी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या ये थियरी थी, उस चीज को समझते हैं। इन्होंने बोला कि सबसे पहले किसी भी स्पीशीज का ओवर प्रोडक्शन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करके साइज को बढ़ाना चाहता है, पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है, उसी को ओवर प्रोडक्शन बोला गया। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं, फिर मक्खियां मच्छर वगैरह भी बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन तो कम करता है। तो ह्यूमन कम कर रहा है तभी तो 800 करोड़ हो गए हैं। ह्यूमन कम नहीं करता, ह्यूमन बहुत करता है। आप बोलोगे सर हाथी की बात करेंगे, हाथी कम करता है। मैं बोलता हूं कि हाथी अगर रिप्रोडक्शन करते हैं और ओवर प्रोडक्शन वो भी करते हैं, अगर समझना, अगर हाथी रिप्रोडक्शन ऐसे ही करते रहे तो 750 सालों में 90 मिलियन एलिफेंट्स हो जाएंगे। 750 सालों में एक हाथी का जोड़ा लगभग 6 बच्चे पैदा कर सकते हैं एक लाइफ टाइम में। ऐसी अगर चलता रहा तो 750 सालों में 90 मिलियन एलिफेंट हो जाएंगे, सब खा जाएंगे धरती पर, खुद भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। क्योंकि सब खा जाएंगे, खाने के बाद बचेगा क्या, खुद भी भूख से मरेंगे और बाकियों को ही मार देंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो भाई ओवर प्रोडक्शन तो हर ऑर्गेनिज्म करता है, हर ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात इन्होंने कही, ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को ओवर प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ नेचर के अंदर कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए। बहुत ज्यादा नंबर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके बीच में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल हुआ, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल हुआ। कौन सा स्ट्रगल सर? उनकी आपस में स्पीशीज के बीच में ही, सेम स्पीशीज के बीच में ही इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ। जैसे डॉग्स थे तो डॉग्स के बीच में हुआ, कैट थी तो कैट के बीच में आपस में हुआ, ह्यूमन थे तो ह्यूमन के बीच में आपस में हुआ। फिर उनका दूसरे से भी, जैसे मान लो डियर है, गोट है, जैसे गोट है, गोट क्या खाती है, बकरी क्या खाएगी, घास खाएगी, तो आपस में बकरियों के बीच में भी कंपटीशन हो रहा है घास के लिए। अब मान लो गोट भी खा रही है, डियर भी खाने आ गया घास, वहां के टॉर्टोइस भी घास खाने आ गए, डिफरेंट स्पीशीज एक ही घास खाने के लिए आ रहे हैं, तो उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये क्या होगा? बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। ये एक ही स्पीशी के मेंबर के बीच में इंट्रा, दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और वो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी झेलेंगे। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कैसे सर? मान लो बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो भी स्ट्रगल है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, वो भी स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा ऐसे सूखा पड़ गया, वो भी स्ट्रगल है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी तो आते हैं बेटा, तो वो सारे स्ट्रगल भी झेलेंगे। और ये सारे स्ट्रगल झेलने के बाद देखते हैं कौन बचेगा। अब इन्होंने बोला कि तीसरा, उनके अंदर वेरिएशंस भी तो होंगे, उनके अंदर चेंजेस भी तो होंगे। सर वेरिएशन कहां से है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन होते ही है। आज अगर आप अपनी क्लास में देखोगे तो सारे बच्चे सेम हाइट के हैं क्या? नहीं, कुछ बहुत लंबे होंगे, कुछ एकदम छोटे होंगे, कुछ मैक्सिमम जो होंगे वो मिड साइज के होंगे, राइट। तो ये क्या है? वेरिएशन ही तो है, बदलाव ही तो है। एक शेर दूसरे शेर से थोड़ा तो अलग दिखता है, वो क्या है? वेरिएशन ही है। तो उन्होंने बोला कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक ही स्पीशी के अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, सब अलग होंगे, उनके बीच में अंतर होंगे, चेंजेस होंगे, वेरिएशंस होंगे, बदलाव होंगे। बात समझ में आई? और उसी के बेसिस पर नेचर सेलेक्ट करेगी, और जो जिसको सेलेक्ट करेगी वो नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नेचर सेलेक्ट कर लेगी, या इसको बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था किसने दिया था बेटा? ये दिया था स्पेंसर साहब ने। ये स्पेंसर का स्टेटमेंट है, डार्विन साहब का नहीं है। बात को समझो, बहुत तरीके से बताता हूं। मान लो एक डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, डेजर्ट के अंदर क्या हुआ, एक प्लांट था, उस प्लांट ने क्या किया,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, सीड्स बनाए और उसके 10 प्लांट्स बन गए। 10 प्लांट्स में से किसी प्लांट की छोटी पत्ती है, किसी की थोड़ी बड़ी पत्ती है, किसी की बहुत बड़ी पत्ती है। आप बताओ सर कौन सी वाली पत्ती जो होगी, कौन सी वाली लीफ जो होगी वो सर्वाइव करेगी? वो प्लांट सर्वाइव करेगा जिसकी सबसे छोटी पत्ती है। क्यों सर? ट्रांसपिरेशन सबसे कम होगा। बड़ी पत्ती तो मर जाएगी, ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। डेजर्ट में वैसे ही है, पानी कम है। फिर क्या होगा, ध्यान से बनना। तो नेचर ने सेलेक्ट किया किसको? नेचर ने सेलेक्ट किया किसको? छोटी पत्ती वाली को। वो नेचुरल सिलेक्शन हो गया। फिर उसने क्या किया? ओवर प्रोडक्शन किया। फिर अब उसने 10 प्लांट बना दिए। फिर उसका स्ट्रगल हुआ, एनवायरमेंटल स्ट्रगल। क्या स्ट्रगल है सर? सर स्ट्रगल बहुत है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ, पानी नहीं है। तो कौन सी पत्ती सबसे, उसमें से जो सबसे छोटी पत्ती होगी वो सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, उनमें भी वेरिएशंस है, 10 तरह की पत्तियां आई हैं। सबसे छोटी पत्ती उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। फिर वो पत्ती क्या करेगी? वो प्लांट क्या करेगा? ओवर प्रोडक्शन करेगा। फिर वो वापस एनवायरमेंटल स्ट्रगल झेलेंगे, क्या? पानी नहीं है। फिर सबसे छोटी वाली पत्ती जो होगी वो सर्वाइव करेगी, क्योंकि उनमें छोटी बड़ी सारी वेरिएशंस होंगे ना, पत्तियां आएंगी, सर्वाइव करेगी। और उसके बाद नेचर सबसे छोटी वाली पत्ती को सिलेक्ट कर लेगा। फिर क्या होगा? फिर ध्यान से लास्ट बार सुनो। तो यहां पर क्या होगा बेटा? फिर वो जो छोटी पत्ती होगी वो ऐसे ऐसे बहुत सारी पत्तियां उसकी बनेंगी। ठीक है, बहुत सारी पत्तियां बनेंगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल होगा इन सबके बीच में, एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो ये वाली जो पत्ती है सबसे छोटी वाली सर्वाइव करेगी। देखो इन सब में वेरिएशंस दिख रहा है आपको। सर्वाइव की, इसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, बाकी सारी मर जाएंगी। कैसे मरेंगी सर? ट्रांसपिरेशन होगा, खुद ही मर जाएंगी। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया? इसको सेलेक्ट किया। ऐसे धीरे धीरे करते ही कैक्टस बन गया। ये लीफ एकदम स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, कैक्टस बन गया। अगर यही लीफ, यही प्लांट कहाँ होता? किसी घने जंगल में होता भाई, आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में होता, अमेज़न फॉरेस्ट में होता, तो क्या होता है? जो बड़ी पत्ती होती वो सर्वाइव करती, छोटी पत्ती मर जाती। क्यों सर? सनलाइट होती, बढ़िया खाना वाना बनाती और फोटोसिंथेसिस करती, बच जाती। छोटी पत्ती फोटोसिंथेसिस कम कर पाती, ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। तो अगर यही इन्वायरमेंट अलग होता बेटा, क्या होता है? ये कोई घना जंगल होता तो सबसे बड़ी वाली पत्ती है वो सिलेक्ट हो जाती। उनके बीच में भी स्ट्रगल हुआ। सबसे बड़ी वाली पत्ती ने क्या किया? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर लिया, खाना बना लिया, फ्लरिश कर गई। ठीक है, अब वेरिएशंस तो थे, बहुत सारी पत्तियां थी, सबसे बड़ी वाली सिलेक्ट कर ली नेचर ने। फिर उसने क्या किया? ओवर प्रोडक्शन किया, खूब सारे प्लांट बनाए। फिर बड़ी वाली, उनके बीच में स्ट्रगल हुआ, देखा कि बहुत सारी पत्तियां वेरिएशंस है, सबसे बड़ी वाली सिलेक्ट हो गई। ठीक है, नेचर ने सेलेक्ट किया। फिर वही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और लास्ट में जाके एक बेहतर सी स्पीशीज बन गई। तो इन्होंने यही बोला, देखो यही नीट में भी हो रहा है भाई, हर साल ओवर प्रोडक्शन, हर साल नए नए बच्चे आते जा रहे हैं। पिछले साल 22 लाख दिए, इस बार 25 लाख देंगे, फिर 30 लाख बच्चे देंगे। स्ट्रगल होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा भाई, आपस के, आपके आसपास के दोस्तों में ही होगा, या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो स्टेट के बच्चों से होगा, फिर दूसरी स्टेट के बच्चों से भी हो जाएगा, वो दूसरी स्टेट के बच्चों से इंट्रा स्पेसिफिक। तो बहुत सारा कंपटीशन होगा। फिर बहुत सारा कंपटीशन होने के बाद बच्चों क्या होगा? जो वेरिएशंस होंगे, जो बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा, जिसने बहुत मेहनत की होगी, जिसने कम मेहनत की होगी, जिसने मॉडरेट मेहनत की होगी, सेलेक्ट नेचर किसको करेगी? नीट किसको सेलेक्ट करेगा? एनटीए किसको सेलेक्ट करेगा? जिससे सबसे ज्यादा मेहनत की होगी। फिर वो क्या होगा? अगले साल फिर बहुत सारे बच्चे आएंगे, फिर कंपटीशन होगा, फिर वेरिएशंस होंगे। बहुत ज्यादा वेरिएशन दिख रहे हैं आपको, कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है। जो अच्छा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, बढ़िया क्वेश्चन लगाता है, जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं टेस्ट में, वो उसको नीट सेलेक्ट कर लेगा। तो ये इन्होंने बोला, ये बात समझ में आती है। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो प्रोडक्शन हो रही है वो बाद में मतलब जो सिलेक्शन हो रहा है नेचर का, वो ऐसा नहीं है कि नेचर की नीड क्या है उस टाइम पे एनवायरनमेंट की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो रहा है। कहीं जो छोटी पत्ती भी सिलेक्ट हो सकती है, कहीं वो बड़ी पत्ती भी सिलेक्ट हो सकती है। जिराफ का एग्जाम्पल ले लो सर। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जिराफ जो थे वो छोटे छोटे से थे, घास खाते थे, लेकिन जैसे ही घास खत्म होने लगी तो वो उसमें से अब जिराफ भी कुछ छोटे रहे होंगे, कुछ लंबे रहे होंगे, सारी तरीके के जिराफ रहे होंगे। तो जो थोड़े से लंबे थे वो जिराफ सेलेक्ट हो गए होंगे, जो छोटे थे वो नहीं सेलेक्ट हुए, क्योंकि जो छोटे वाले थे वो नहीं खा पाए होंगे, जो थोड़े से लंबे थे वो आसपास के जो नीचे छोटे ट्रीज थे उसमें से खा लेते थे। जो लंबे थे वो तो ट्रीज को खा लेते थे, लेकिन जो बिल्कुल ही छोटे थे वो नहीं खा पाते। तो छोटे भूख से मर गए, अपने आप भूख से मर गए, और बड़े वाले सेलेक्ट हो गए। फिर अगली जनरेशन में फिर क्या हुआ? फिर जो उसमें से भी लंबे वाले थे, वेरिएशंस तो उनके बीच में भी था, तो जो सबसे लंबे वाले थे उसको नेचर ने सेलेक्ट किया। फिर उन्होंने ओवर प्रोडक्शन किया, फिर स्ट्रगल किया, खाना वाना नहीं मिल रहा है यार,
ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे लंबे हैं वो बढ़िया खाना खा पा रहे हैं, वो बच जाएंगे, बाकी सारे भूख से मरेंगे, ठीक है। उनमें वेरिएशन था, जो लंबे वाले थे वो बच गए, उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। फिर यही काम होता गया। तो भाई मैंने क्या बोला आपको, तो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि लमार्क साहब बोलकर गए कि वेरिएशंस जो थे, लमार्क साहब ने क्या बोला कि जो वेरिएशंस जो थे, जो अडेप्टेशंस था, इन्वायरमेंट बदला, बदलते इन्वायरमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को बदल लिया। जैसे ही इन्वायरमेंट बदला तो ऑर्गेनिज्म की नेक लंबी होने लगी, उसने अपने अंदर चेंजेस ले आया। लेकिन डार्विन साहब कहते हैं नहीं, वेरिएशंस तो पहले से ही थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा तभी वेरिएशन आ गए होंगे, जब ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया तभी वेरिएशन थे। किसी की पत्ती छोटी थी या किसी की पत्ती बड़ी थी, वो पहले से ही थी। तुम्हारी हाइट छोटी है बड़ी है, वो पहले से ही है। कॉम्प्लेक्शन डार्क है लाइट है, वो पहले से ही है बच्चों। तो जो वेरिएशंस, जो अडेप्टेशंस होते हैं, सब पहले से ही होते हैं, सब कुछ पहले से होता है, बस नेचर में वो सिलेक्ट हो जाते हैं जब कंडीशंस आती है। तो बात समझ में आई, जो छोटी पत्ती थी वो पहले से ही छोटी थी क्योंकि उसकी जीन्स ही वैसे थे, तो सिलेक्ट हो गई नेचर के अंदर। बात समझ में आई। तो इन्वायरमेंट के बदलने से पहले ही चेंजेस थे उनके अंदर, ऐसा डार्विन साहब ने बोला। और उन्होंने लमार्क साहब ने बोला कि बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेंगे। ये किसने बोला? ये लमार्क साहब ने बोला। चलो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि देखो उन्होंने काम कब किया, उन्होंने भी काम लगभग 1856 के अराउंड ये काम कर रहे थे। और मैंने कहा कि जेनेटिक्स का जन्म कब हुआ भाई? 1900 के अंदर हुआ। तो इनको जेनेटिक्स नहीं आती थी, तो जेनेटिक्स नहीं आती थी इनको। तो इनसे बोला गया कि भाई जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं है, तो मुझे बताओ जिस वेरिएशंस की तुम बातें कर रहे हो, आपने बोला कि बहुत सारा वेरिएशंस आए हैं, तो वेरिएशन कहां से आया, क्या सोर्स है वेरिएशन का, ये नहीं बता पाए। ठीक है ना, वेरिएशन का सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या? आज तो आप सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर जेनेटिक्स लगाकर बढ़िया क्रॉसिंग ओवर है ना, ये सब लगाकर पूरा वेरिएशन कहां से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे इनको नॉलेज नहीं थी। सोर्स ऑफ वेरिएशन ही डिड नॉट टेल द सोर्स ऑफ वेरिएशंस। फिर उन्होंने कहा कि जो फिटेस्ट की बात कर रहे हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा उस नेचर में, उस एनवायरनमेंट में, वही सेलेक्ट होगा। आपने बातें की हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ कि वो फिट आया कहां से, सबसे पहले वो फिट आया कहां से? व्हाट अबाउट द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर इन्होंने ध्यान से बनना, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इसके साथ साथ एक सेक्सुअल सिलेक्शन भी दे दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई नेचर के अंदर फीमेल्स जनरली सिलेक्ट करती है उन मेल्स को, फीमेल जनरली सिलेक्ट करती है उन मेल्स को जो मेल्स बेहतर हैं। जैसे अगर एक लायनस है तो वो लायन में से सबसे बेहतर, सबसे सुपीरियर लायन को चूज करेगी। टिग्रिस है तो सबसे बेहतर सुप्रीम टाइगर को वो चूज करेगी। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने बोला जितने भी स्पीशीज है, जितने ऑर्गेनिजम्स है, वो सबसे बेहतर वाले को चूज करेगी। तो उन्होंने, लोगों ने बोला कि भाई बताओ, सेलेक्टिव राइट्स आप बोल रहे हो फीमेल के पास है, बताओ क्यों है? सिर्फ फीमेल के पास ही सेलेक्टिव राइट बोल रहे हो ना, बताओ क्यों है? तो डार्विन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। भाई हो सकता है मेल के पास भी हो, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, और है तो बताओ क्या रीजन है, क्या कारण है, नहीं बता पाए। एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, फिर जो ऑर्गन आज नहीं, मतलब हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहे हैं, उनका वो है ही क्यों फिर आज? भाई वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसका कारण नहीं बता पाए। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो सोमैटिक वेरिएशंस थे और जर्मिनल वेरिएशंस को ये भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए। इनको वेरिएशंस ही नहीं पता थे, इनको भी नहीं पता था कि भाई कौन से सोमैटिक वेरिएशंस होंगे, सोमैटिक वेरिएशंस आगे इनहेरिट नहीं होंगे। जर्मिनल वेरिएशंस ही क्या होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। सोमैटिक वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। ये सब इनको जानकारी नहीं थी। एक्चुअली क्या है, आप एक चीज समझ रहे हो, सारा घुमा फिरा के सब कुछ जेनेटिक्स पे आ रहा है। एक्चुअली जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी यार। जैसी इसके अंदर जेनेटिक्स की नॉलेज जुड़ जाएगी, आप सोचो डार्विन की थ्योरी कितनी शानदार होगी, कितनी जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि लोग क्रिटिसाइज सिर्फ एक ही बात पे कर पा रहे हैं, जो उनको नॉलेज नहीं थी। आज नॉलेज है, आज क्रिटिसाइज करो, आज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आज जेनेटिक्स की बेहतर नॉलेज अवेलेबल है। ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था, दोनों ने क्या बोला। लमार्क साहब ने बोला, बच्चों, लमार्क साहब ने बोला कि ये जो जिराफ थे, इनकी गर्दन का साइज देखो इतना है। फिर ये क्या करने लगे, धीरे धीरे करके ये अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगे, उचकाने लगे, और देखो इनकी नेक की लेंथ बढ़ गई। ठीक है,
फिर और ज्यादा उचकाने लगे, अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगे और इनकी नेक की लेंथ और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे करके नेक लंबी होते गई, इनके आगे के पैर लंबे होते गए। तो उन्होंने यही बात बोली थी, लेकिन डार्विन साहब ने क्या बोली जानते हो? कि भाई छोटे भी थे बड़े भी थे, हाइट तो सबकी सारे जिराफ की हाइट एक जैसी होगी वो तो आज भी पॉसिबल नहीं है। सारे ह्यूमन की हाइट एक जैसी हो वो भी पॉसिबल है, सारे मंकी की हाइट एक जैसी हो, वेरिएशन तो होते ही हैं। तो कोई छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो भाई जो बड़े वाले होंगे उन वो तो यहां तक पहुंच गए, उनको एज मिल गया, ये वाले खत्म हो गए। फिर धीरे धीरे करके प्लांट, जो उस रेंज के प्लांट थे वो खत्म होने लगे, प्लांट और बड़े हुए। अब देखो जो यहाँ वाले थे, ये वाले जो थे, ये जो बच गए, इन्होंने अपना बहुत मतलब अपना नंबर बढ़ा लिया। देखो कितने ज्यादा हो गए, ये देखो इनका नंबर कम होता जा रहा है, इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा कि इनमें से भी जो सबसे लंबे वाले थे वो सिलेक्ट हुए, जो छोटे वाले थे वो भूख से मर गए, जो लंबे वाले थे उनमें से वो सिलेक्ट हुए। देखो धीरे धीरे करके इनकी लेंथ, नेक की लेंथ बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी थे वो सारे लंबे, धीरे धीरे करके लंबे होते जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, नेचर सेलेक्ट करेगी। इनमें से जो लंबा था वो सिलेक्ट कर लिया, बाकी सारे भूख से मर गए। फिर उनमें से जो लंबा था नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, बाकी सारे भूख से मर गए। फिर उनमें से जो लंबा था, ऐसे करते करते हर जनरेशन ओवर जनरेशन में ये चेंजेस आए, बदलाव आए और नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे नेचर जो चाहती है जो चीज, वही सिलेक्शन होते हैं। ये डार्विन साहब ने बोला। आपको आई होप ये थ्योरी समझ में आई होंगी बच्चों। अब देखो अभी तक जितनी भी बातें डार्विन साहब ने बोली है सब वो वेरिएशंस के बेसिस पे बोली है, जो हमारे और आपके बीच में थोड़े छोटे वेरिएशंस है। ह्यूगो डिवरेस साहब आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई जो अकॉर्डिंग टू हिम न्यू स्पीशीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। भाई डार्विन ने क्या बोला था कि वेरिएशन तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, है ना? ये बात किसकी थी? डार्विन की। अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर भी वेरिएशंस होंगे, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी वेरिएशन होंगे, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन होता है, एक बार में बड़ा चेंज आता है। उन्होंने नाम दिया उसको म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन ही कारण है, यही बहुत बड़ा बदलाव एक बार में हो जाता है, और यही कारण है किसका? आपके एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में यही काम करता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था इनका, एक प्लांट था, क्या? ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन्होंने कहा कि भाई लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में बहुत ही बड़ा चेंज एक बार में आ जाता है, जिसको इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब इन्होंने, डार्विन साहब ने क्या बोला कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म था इसके अंदर थोड़े चेंज हुए, ये बना, फिर चेंज हुए, फिर ये बना, फिर चेंज हुए, फिर ये बना, फिर ये चेंज हुए, फिर ये बना। देखो धीरे धीरे करके साइज बड़ा होता जा रहा है, ऐसा डार्विन साहब बोले। इन्होंने क्या किया? एक छोटा सा होता है, इसके बाद सीधा एक बड़ा चेंज आएगा और ये एक बार में ही हो जाएगा, वो डिवरेस साहब ने बोला। इन्होंने इस बात को, देखो अपनी थ्योरी तो रखी, उन्होंने ये भी बोला कि डार्विन गलत बात बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने इनके जो वेरिएशंस थे बेटा, इनके जो म्यूटेशंस थे, है ना, इनके जो बड़े बदलाव थे वो इनहेरिटेबल होते हैं, रैंडम होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कभी भी कैसे भी हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं है। देखो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले चेंजेस क्या आएंगे, ये धीरे धीरे करके ऐसे चेंजेस आते जा रहे हैं डार्विन के अकॉर्डिंग, लेकिन म्यूटेशन कब कैसे क्या हो जाएगा नहीं पता, ठीक है। तो जो डार्विन के जो चेंजेस थे बेटा, जो डार्विन के जो चेंजेस थे, डार्विन के जो वेरिएशंस थे, ये वेरिएशंस किस वजह से आ रहे थे? ये वेरिएशंस तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहे थे। आप जानते हो, मतलब जीन रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे मियोसिस के टाइम पर, वो छोटे छोटे वेरिएशंस आएंगे, वो आगे चल के इनहेरिटेबल होंगे, और यही बदलाव आगे जनरेशन ओवर जनरेशन में जाएंगे, और बहुत ही स्लो, एक्सट्रीमली स्लो चेंज होगा। इन्होंने बोला डार्विन साहब ने कि तो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है एवोल्यूशन, बहुत धीरे होता है, ठीक है। और इन्होंने, डार्विन साहब ने बोला इनके अकॉर्डिंग तो ये वेरिएशन किस में आएंगे? जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आपकी बातें बिल्कुल सही है डार्विन साहब, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डीवरीज की बातें भी गलत नहीं है। डीवरीज ने क्या बोला? डीवरीज ने बोला कि जो मेरे वेरिएशंस है ना,
वो बहुत बड़े हैं। वो किसकी वजह से हैं? वो म्यूटेशन की वजह से हैं। वो भी इनहेरिटेबल हैं, इनहेरिटेबल हैं। बस आपके जो चेंजेस हैं, आपके जो चेंजेस इनहेरिटेबल हैं, वो डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। वो रैंडम नहीं है ना, वो नॉन रैंडम है, वो डायरेक्शनल है, ठीक है। बट इनके जो चेंजेस थे वो कैसे थे? वो रैंडम थे, वो डायरेक्शनलेस थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि इवोल्यूशन एक बार में बड़ा चेंज हो जाता है, इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन एक फास्ट प्रोसेस है। और म्यूटेशन तो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, किसी में भी हो सकता है, सब में एवोल्यूशन होता है। तो बात तो इनकी भी सही है। आपको पता है आपके अंदर सबसे पहले एक अलील आया था जिसको वाइल्ड अलील बोला था। अब आपके अंदर जितने भी अलील्स आते हैं, जितने भी डिफरेंट अलील्स बनते हैं, वो सब म्यूटेशन से बनते हैं। उनको म्यूटेंट अलील या रिसेसिव अलील बोलते हैं। तो अगर मैं अपनी जेनेटिक्स की नॉलेज लगाऊं तो यार बात तो इनकी भी सही है, म्यूटेशन आता है और म्यूटेशन की वजह से ही तो इवोल्यूशन हुआ है, म्यूटेशन की वजह से तो वेरिएशन है। लेकिन बात इनकी भी गलत नहीं है, इनकी भी सही है, इनकी भी सही है। लमार्क की बातें गलत थी। तो जब हमने नई मॉडर्न थियरी बताई, जिसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उस थियरी के अंदर इन्होंने इसको भी कंक्लूड किया, इसको भी इंक्लूड किया, इसको भी इंक्लूड किया, और 2-3 साइंटिस्ट की और अच्छी बातें थी उनको भी इंक्लूड कर लिया। देखो कितनी जबरदस्त शानदार थियरी बनकर आई होगी इवोल्यूशन की। चलिए आगे इन्होंने और क्या बोला। इन्होंने बोला कि भाई ये तो मोस्टली रेसेसिव होता है, हार्मफुल होता है। भाई अगर म्यूटेशन इतने ही रेसेसिव और हार्मफुल हैं, तो अगर वो जनरेशन में आगे चले जाएंगे, अगर वो जनरेशन में आगे चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। भाई आप बोलते हो कि 99% म्यूटेशन हार्मफुल है, 1% ही क्या है, यूजफुल है। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अगर जो वेरिएशंस, ध्यान से सुनना, जो वेरिएशंस हार्मफुल हैं वो आगे इनहेरिट होंगे ही नहीं। आप बोलोगे नहीं भाई जेनेटिक्स पढ़ी है, जीन में चेंज होगा, आगे तो चेंज आएगा ही आएगा। मैं कहता हूं अपना इवोल्यूशन वाला दिमाग लगाओ। क्या सर? इवोल्यूशन में ये बोलता है कि ऑर्गेनिज्म चाहता है सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग हो। अगर उस ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा चेंज आया म्यूटेशन की वजह से जो हार्मफुल चेंज है, उसका सक्सेसफुल फीडिंग और ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, तो नेचर वैसे ही एलिमिनेट कर देगी, खत्म हो जाएगा भाई। तो वो नॉन अडेप्टिव होंगे, जो यूजफुल वेरिएशंस है वही आगे चलेंगे। बात समझ में आई? उन्होंने बोला कि ऐसा भी होता है कि एक बार में बहुत ही बड़ा म्यूटेशन हो जाए, एक बार में छोटे छोटे म्यूटेशन ना हो कि एक बार में बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जाए, नाम दिया सॉल्टेशन। ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत ही बड़ा म्यूटेशन एक बार में हो जाए। और उन्होंने बोला कि भाई ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशंस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। इन्होंने बोला कि म्यूटेशन ही अल्टीमेट सोर्स है। चलो वेरिएशंस तो ठीक बातें हैं जो डार्विन की बोल रहे हैं, हर जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, छोटे चेंजेस हैं। लेकिन आप सोचो आज वेरिएशन, आपकी आंखों का कलर कुछ है और दूसरे की आंखों का कलर कुछ है, आप बोलोगे सर अलील में डिफरेंस है। आप बोलोगे आपका ब्लड ग्रुप ए है, किसी और का ब्लड ग्रुप बी है, आप बोलोगे सर जो जीन आई है ना उसमें डिफरेंसेस है, मेरे में अंदर एक ए एलील है, उसके अंदर बी एलील है। तो भाई जो डिफरेंट एलील्स बन रहे हैं वो सब तो म्यूटेशन से ही बन रहे हैं, उनको म्यूटेंट एलील बोलते हैं। सबसे पहले तो एक ही एलील आया होगा नेचर में, उसके बाद तो सारे म्यूटेशन से बने, तो म्यूटेंट एलील है। तो बात तो सही है, म्यूटेशन से भी हुआ। तो मेन सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या है? आज अगर आप किसी के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप देखते हो, किसी के अंदर अलग अलग आई कलर देखते हो, किसी के अंदर बड़ी हाइट छोटी हाइट देखते हो, सबके अंदर पहले सबसे कैपिटल टी था, सबसे बड़ी हाइट थी, स्मॉल टी तो म्यूटेशन से बना है, उसने काम करना बंद कर दिया। तो हाइट के अंदर जो वेरिएशन देख रहे हो वो भी म्यूटेशन से देख रहे हो। तो भाई अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन तो म्यूटेशन ही हुआ। लेकिन बात तो डार्विन साहब की भी गलत नहीं है, तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं दोनों की बातें अपने अपने लेवल पे सही बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन में, क्या वो डार्विन के जीन रिकॉम्बिनेशन वाले वेरिएशंस हैं कि भाई डीवरीज के म्यूटेशन वाले बड़े वेरिएशंस हैं, बड़े बदलाव हैं? तो आप बोलोगे कि ये बड़े बदलाव, ये जो म्यूटेशन से आए हैं, यही अल्टीमेट सोर्स है वेरिएशन का। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो बात समझ में आई आप लोगों को? ये थियरीज थी। अब आप जब मॉडर्न थियरी पढ़ोगे ना तो मैं आपको हर चीज इंक्लूड कर दूंगा, और भी कुछ साइंटिस्ट की चीजें इंक्लूड करूंगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन। आज हमें जेनेटिक्स की भी नॉलेज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो गई हैं। तो बात तो इन्होंने भी सही कही कि यार न्यू स्पीशीज बन जाती है, बात इन्होंने भी सही कही नई स्पीशीज बन जाती है।
और बात कुछ और साइंटिस्ट भी सही बोल के गए, नई स्पीशीज बनती है। सबकी थियरीज को मिलाऊंगा और एक जबरदस्त थियरी बनाऊंगा। पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।